तो अस्सलामु अलैकुम। हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर। बेटा, मैंने आपके साथ जो डिस्कशन की थी वो थी कांटेक्ट प्रोसेस की। उसके हमने दो स्टेप डिस्कस कर लिए थे। पहला स्टेप कंबस्शन, जिसमें सल्फर को कंबस्ट किया बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया। दूसरा स्टेप सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया बेटा। ये रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन की कंडीशंस पढ़ी हमने और मैक्सिमम यील्ड प्रोड्यूस करने के लिए तीन कंडीशंस पढ़ी बेटा। अच्छा, तो हमने जल्दी जल्दी इसलिए कर लिया था कि हम हैबर प्रोसेस के अंदर कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड बहुत डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें। ठीक है। अच्छा, अब हम इसे आगे लेके चलते हैं, यानी दो स्टेप के बाद हम तीसरे स्टेप की बात करते हैं। बस एक बात याद रखिएगा कि कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर जो सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछता है बेटा, वो सेकंड स्टेप से ही पूछता है। ठीक है, ये जो सेकंड स्टेप है, इस स्टेप में आपसे ज्यादातर सवाल पूछता है, तो उनके बारे में ख्याल रखिएगा। वो कंडीशंस के भी हो सकते हैं, वो मैक्सिमम प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं। हम आते हैं बेटा अपने थर्ड स्टेप के ऊपर। देखो, पहले स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड बनी, दूसरे स्टेप के अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी। स्टेप नंबर 3 में क्या होने लगा है, जरा देखिए। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? सल्फर ट्राइऑक्साइड को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है। और जो प्रोडक्ट बनता है, इसे आप मर्ज कर लें, ये क्या बनेगा? H2S2O7। इसे कहते हैं बेटा ओलियम। ओलियम बनता है। तो हम थर्ड स्टेप में सल्फर ट्राइऑक्साइड जो हमने बनाई है, उसे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के बनाते हैं ओलियम। और स्टेप 4 में हम इस ओलियम को पानी में डाल के दोबारा से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, 2H2SO4। अब अगर आप मेरी दोनों इक्वेशंस को गौर से देखें तो आपके दिमाग में आने वाला सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैसे? कि सर, जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो हम बना क्यों रहे हैं? आप गौर से देखें बेटा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बहुत सारे तरीकों से बन सकता है एसिड। उसमें से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है बेटा? यही वाला है। अब फायदा देखें इसमें, आप गौर से देखें बेटा, अगर आप 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे तो 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड बनेंगे। तो फायदा है नहीं, 100% फायदा। आप 10 लेंगे तो 20 बन जाएंगे, 100 लेंगे 200 हो जाएंगे, 200 लेंगे 400 हो जाएंगे। यानी जितने मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज करेंगे उसके डबल बन जाएंगे बेटा। तो फायदा है ना। इसीलिए हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज करते हैं टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, अब हम और भी बातें करते हैं। पहले छोटी सी एक बात देखो बेटा, मैं बच्चों को हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपसे पूछे तो बताओ, और अगर नहीं पूछे तो चुप रहो। क्या मतलब? आपसे वो क्या पूछ सकता है? वो आपसे ये पूछ सकता है कि आप सल्फर ट्राइऑक्साइड को ओलियम में कन्वर्ट करते हो। हाँ, आप सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्टली पानी में डाल करके, यानी H2O और SO3 को मिक्स कर दो, तो आप सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डाल करके डायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड बना तो सकते हैं। हाँ, तो अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं, अल्लाह ये मैंने क्या कर दिया।
आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप इस स्टेप को फॉलो क्यों नहीं करते? भाई SO3 को पानी में डालने से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, बिल्कुल बनता है। तो आप SO3 से पहले ओलियम बना रहे हैं, फिर ओलियम से सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं, इतना लंबा लंबा प्रोसेस कर रहे हैं। जरूरत क्या है, डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर दें? नहीं करते। वी डू नॉट फॉलो दिस स्टेप। वी डू नॉट फॉलो हम इस स्टेप को फॉलो नहीं करते। क्यों? रीजन क्या है, आपसे पूछता है। बहुत सारे रीजन है, मैं आपको लिखता हूं, एक भी अगर आपको याद रहेगा तो अच्छी बात होगी। पहली बात यह है, हम इस स्टेप को फॉलो क्यों नहीं करते बेटा? क्योंकि इट्स वेरी वायोलेंट रिएक्शन बेटा, अनकंट्रोलेबल होता है। पहला रीजन इस स्टेप को फॉलो ना करने का। जबकि ओलियम से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में कोई वायोलेंट रिएक्शन नहीं होता, ऊपर वाले दोनों स्टेप में कोई वायोलेंट रिएक्शन नहीं होता। दूसरी बात, इस स्टेप को ना करने का रीजन, दूसरी बात, ये टॉक्सिक फ्यूम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यूम्स अगर इनहेल करोगे तो बेटा बिरयानी आ जाएगी। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड के टॉक्सिक फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं, ये फ्यूमिंग स्टेप होता है, नहीं कर सकते आप, ठीक है। दूसरा रीजन इस स्टेप को फॉलो ना करने का, टॉक्सिक फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड। टॉक्सिक फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड। तीसरी बात बेटा, इस स्टेप को ना करने का तीसरा रीजन, अगर आप वायोलेंट रिएक्शन कंट्रोल कर भी ले, सपोज करो आपने कर लिया, अगर आप टॉक्सिक फ्यूम्स को कंट्रोल कर भी लें तो भी एक मसला है, सल्फ्यूरिक एसिड यूजलेस होता है, मतलब थिक मिस्ट की फॉर्म में बनता है, बेकार होता है वो, किसी काम का ही नहीं है वो। यानी इतनी मेहनत करके इतनी काम चीजें करवा के भी अगर आप चीज खराब बना रहे हो तो तो आप कहते हैं तीसरा रीजन, H2SO4 formed as thick mist। H2SO4 form as thick mist, यूजलेस होता है बेटा। That's it। इसीलिए आप इसे फॉलो नहीं करते। तो मैं फिर से कहता हूं, अगर आपसे वो पूछे कि हम ऐसा क्यों नहीं करते तो फिर बता दीजिएगा। अगर वो आपसे कुछ ना पूछे, चुप रहिएगा। अब आप देखो, आप अच्छे बच्चों को एक बात समझ में आ गई, इसका मतलब ये हुआ ये सारी प्रॉब्लम पानी की वजह से है। हाँ है, बिल्कुल इसी की वजह से है। सल्फ्यूरिक एसिड जो मतलब इतनी सारे प्रॉब्लम्स दे रहा है, इस वाले स्टेप में हम नहीं बना रहे सल्फ्यूरिक एसिड, किसकी वजह से? पानी की वजह से। अब आप गौर से देखें, मैंने यहां लिखा है कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए MCQ में अक्सर गलत स्टेटमेंट दे देता है कि वन ऑफ द स्टेप इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज सल्फर ट्राईऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। गलत है, गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बेटा अगर आप लिखेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी ज़्यादा है, और बेटा अगर पानी ज़्यादा होगा तो यही सारा काम दोबारा से हो जाएगा, ये वाला काम। इसीलिए याद रखिएगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड को कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है, नॉट द डाइल्यूट। और अब एक और बात समझ में आ गई, अगर मैं तुमसे पूछूं या कोई भी तुमसे पूछता है ये बताओ हम ओलियम क्यों बनाते हैं, तो आप बोलेंगे ओलियम के अंदर इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। कोई प्रॉब्लम ना, वो वायोलेंट रिएक्शन है, ना वो टॉक्सिक फ्यूम प्रोड्यूस करता है, और ना उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूजलेस होता है बेटा।
और ये तकरीबन 96-98% तक का सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर सकता है, तकरीबन अराउंड दिस। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं एक स्टेप और आगे। आपसे एक सवाल पूछता है, छोटा सा सवाल है और बहुत सिंपल सा भी है, आप थोड़ा गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। देखो बेटा, हैबर और कॉन्टैक्ट प्रोसेस का सिर्फ एक कंपैरिजन ऐसा है जो कंफ्यूज करता है, बाकी कंपैरिजन तो सही है। सही है, दोनों एक्सोथर्मिक हैं, दोनों में प्रोडक्ट के अंदर लेसर नंबर ऑफ मोल्स हैं, दोनों में आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, प्रोडक्ट रिमूव करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, सब कुछ सेम है। एक जगह पे कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3H2 प्लस N2 gives you 2NH3, ठीक है। गैस, गैस, ये भी गैस और साथ में हीट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए रिएक्टेंट साइड पे टोटल मोल्स हैं 4, प्रोडक्ट साइड पे टोटल मोल्स हैं 2 और सब गैसेस हैं। तो जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहां कम मोल्स हो, लेसर नंबर ऑफ मोल्स हो। तो आपने कहा प्रेशर जितना ज्यादा रखो उतना अच्छा है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ही जाएगा, यील्ड ज्यादा बनेगी। समझ गया बात। अब आगे सुने। अब आप इसे कंपेयर करें जरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड साथ में ही, ठीक है। अब देखिए आपके रिएक्टेंट साइड पे टोटल मोल्स कितने हैं, 3। आपके प्रोडक्ट साइड पे कितने मोल्स हैं, 2, ठीक है। अच्छा, प्रेशर बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, तो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो हमें प्रेशर बढ़ाना चाहिए और प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ानी चाहिए। अब सवाल ये है कि दोनों केसेस में प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड पे जा रहा है। दोनों केसेस में प्रोडक्ट की यील्ड हाई प्रेशर पे बढ़ेगी। तो हम हैबर प्रोसेस में 200 एटमॉस्फेरिक रखते हैं, जो कि जस्टिफाई लग रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यहां सिर्फ 2 एटमॉस्फेरिक रखते हैं, जस्टिफाई नहीं लग रहा। दोनों केसेस के अंदर आप प्रेशर बढ़ाएं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रहा है बेटा, तो प्रोडक्ट बढ़ रही है, तो दोनों में ज्यादा रखो ना। आपने एक में तो रखा हुआ है ज्यादा, दूसरे में इतना कम क्यों रखा हुआ है? ऐसी क्या वजह है कि आपने इसमें टेम्परेचर और प्रेशर इतना कम रखा हुआ? रीजन, मैं आपको रीजन समझाना चाह रहा हूं। देखो बेटा, दो सिंपल से रीजन याद रखिएगा। पहले, प्रेशर का इफेक्ट, यानी कि इक्विलिब्रियम जो लेफ्ट और राइट जाता है उसको इफेक्ट बोल रहा हूं। प्रेशर का इफेक्ट वहां ज्यादा होता है जहां डिफरेंस इन मोल्स ज्यादा हो। और अगर डिफरेंस इन मोल ज्यादा होगा बेटा तो डेफिनेटली प्रेशर का इफेक्ट भी ज्यादा होगा। एक बात, अब जरा चेक कीजिए बेटा, इसमें डिफरेंस इन मोल्स कितना है, 2 का है, 2 मोल्स का डिफरेंस है। आप चेक करें बेटा, इनमें डिफरेंस इन मोल्स कितना है, 1 मोल का डिफरेंस। क्या मैं कह सकता हूं हैबर प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डबल है एज कंपेयर टू कॉन्टैक्ट प्रोसेस? यस, इसीलिए वहां प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा होगा। तो पहली बात आपको क्या समझा रहा हूं या क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हायर
difference in moles of reactants and products will create higher effect of pressure। बेटा ये बोल रहा हूं। दूसरी बात, टू एटमॉस्फेरिक पर इसकी परसेंटेज 96% से 98% तक होती है, सिर्फ टू एटमॉस्फेरिक पे। आप अंदाजा लगाएं, टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर इतनी परसेंटेज यील्ड आ रही है तो क्या आप सिर्फ 2% एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए, उसे 100% करने के लिए इतना पैसा लगाएंगे? क्योंकि प्रेशर क्रिएट करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। हाई प्रेशर इज वेरी एक्सपेंसिव, आप कभी भी यूज नहीं करेंगे। आपने दूसरी बात क्या की, ऑलरेडी यील्ड इज 98-96%, तो आप हाई प्रेशर क्रिएट यानी इतना पैसा सिर्फ 2% के लिए तो नहीं लगाएंगे ना। सही है, आपको मैं बोलूं आप मुझे बहुत सारे पैसे दें तो 2% का फायदा होगा, तो आप बोलेंगे छोड़ो भाई मुझे नहीं चाहिए, जितना है वही सही है, क्या 2% से क्या कर लूंगा। तो हाई प्रेशर इज वेरी एक्सपेंसिव बेटा। हाई प्रेशर इज very expensive, and at 2 atm the process yield is 96% to 98%। जरूरत ही नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बेटा। आगे चलता हूँ, आखिरी बात, यूजेस पूछता है आपसे। यूजेस के अंदर दोनों की बात, दोनों याद रखना। पता है आपसे यूजेस ऑफ बेटा सल्फ्यूरिक एसिड भी पूछता है, और उसी के साथ आपसे यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड भी पूछता है। इसी में दोनों चीज़ें मिला के पूछ लेता है। ख्याल रखिएगा दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहला यूज जो कॉमन यूज है सल्फ्यूरिक एसिड का वो है इलेक्ट्रोलाइट, जो बैटरीज के अंदर यूज होती है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस, याद है ना। तो बैटरीज वगैरह में यूज होता है। इसके अलावा बेटा आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो फर्टिलाइजर्स में यूज होता है बेटा। ऑक्सीडाइजिंग, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज होता है, डिटर्जेंट्स वगैरह में यूज होता है। पिकलिंग एजेंट, अचार वाला पिकलिंग नहीं, ठीक है। हाँ, अचार बना के मत खा लेना नहीं तो। पिकलिंग एजेंट का मतलब होता है बेटा टू रिमूव ऑक्साइड लेयर ऑफ मेटल्स। जैसे मेटल्स के ऊपर अगर ऑक्साइड लेयर आ जाए तो उनकी जो शेप होती है, जो अपीयरेंस होती है वो डल हो जाती है। उसे वापस से शाइनी करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। तो इस प्रोसेस को पिकलिंग कहते हैं। पिकलिंग एजेंट का मतलब होता है टू रिमूव ऑक्साइड लेयर ऑफ मेटल्स वगैरह वगैरह। आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, मैंने आपको कुछ बताई हैं बेटा। अगर आपको इससे अच्छे यूजेस वगैरह आते हैं आप ज़रूर लिख सकते हैं। यूजेस के मामले में बच्चों को कहता रहता हूँ कि बेटा आप कुछ भी लिखा करें, कोई इशू नहीं।
चलें, सल्फर डाइऑक्साइड के यूज नंबर 1, सबसे पहला यूज इसका बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये हम पढ़ भी चुके हैं रिडॉक्स के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, रिड्यूसिंग एजेंट के अलावा ये फूड प्रिजर्वेटिव्स भी यूज होता है, फूड और तीसरी बात बेटा, ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर इंडस्ट्री बेटा, ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर इंडस्ट्रीज। इसके साथ ही हमारा दूसरा नॉन मेटल खत्म। हमारा पहला नॉन मेटल था बेटा नाइट्रोजन, जो हमने डिस्कस किया। हमारा दूसरा नॉन मेटल था सल्फर। आते हैं तीसरे नॉन मेटल पे। हमारा थर्ड नॉन मेटल है ऑक्सीजन बेटा। पहले ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी इंट्रोडक्टरी बातें बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आप सब जानते हैं इट्स अ डायटोमिक गैस, ठीक है। डायटोमिक गैस। दूसरी बात बेटा, इसके दो एलोट्रॉप्स होते हैं, या ये दो एलोट्रॉप्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है सेम एलिमेंट विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बेटा। तो दो एलोट्रॉप्स का मतलब ये हो गया बेटा ऑक्सीजन एंड ओजोन, ऑक्सीजन एंड ओजोन बेटा। फिर डायटोमिक। ओके, तो तीसरी बात बेटा, इट अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ एयर होती है। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। डायटोमिक गैस होती है, इसके एलोट्रॉप्स होते हैं O2 और O3, और 20% ऑफ एयर होती है, ठीक है। आते हैं सबसे पहले सोर्सेस पे। ऑक्सीजन की सोर्सेस क्या है, कहां कहां से प्रोड्यूस हो सकती है, कैसे हो सकती है। सोर्सेस ऑफ ऑक्सीजन बेटा, सबसे पहली सोर्स तो है एयर। एयर कौन सा प्रोसेस है जिससे आप एयर से ऑक्सीजन ले सकते हैं या ऑब्टेन करते हैं, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। तो आपने लिखा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। दूसरी सोर्स प्लांट्स। मैं इसको पीछे ले आऊं, एक मिनट, यहां से है। दूसरी सोर्स है प्लांट्स। आपसे बोलता है प्रोसेस बताओ, कौन सा प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस। फोटो सिंथेसिस, वो रिएक्शंस जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं उन्हें कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये एक
फोटो केमिकल रिएक्शन होता है। आपसे पूछता है इस रिएक्शन की कुछ डिटेल्स, आपके सिलेबस में है, बहुत आसान सी हैं, सुनिए। एक्चुअली ये होता है कि 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब 6 मोल्स ऑफ वाटर के साथ मिल जाए तो ये फॉर्म करती है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6, और बेटा टोटल 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब यहाँ पे जरा काम काम की बातें सुने। सबसे पहली बात, ये रिएक्शन दो चीजों की प्रेजेंस में होता है। एक होता है क्लोरोफिल, ठीक है, और एक होती है सनलाइट। क्लोरोफिल के अंदर एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। तो एक दफा उसने पूछा क्या फोटोसिंथेसिस एक कैटलाइज्ड रिएक्शन है, बच्चे लिखते हैं नो, जबकि लिखना चाहिए यस। क्यों? क्योंकि बेटा क्लोरोफिल के अंदर एंजाइम होते हैं, और बेटा एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, यही तो बोल रहा हूं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। आगे चलें। इस रिएक्शन में लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और रिएक्शन हो रहा है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये सब पता होना चाहिए। आगे देखें। आपको पता है जब आप इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये फोटोसिंथेसिस था, रिवर्स डायरेक्शन में इसे कहा जाता है रेस्पायरेशन। सारी प्रॉपर्टीज रिवर्स हो जाएंगी। एंडो था तो एक्सो हो जाएगा, सही है, एनर्जी रिलीज होगी, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो जो चीज़ें आपने प्रोडक्ट बनाई थी वो रिएक्टेंट हो गए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गए आपके। तो रिस्पायरेशन में यूज होता है बेटा, ये जो रिवर्स रिएक्शन है ये रिस्पायरेशन कहलाता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए अबाउट फोटोसिंथेसिस, ये पूछता है आपसे, ठीक है, ख्याल रखिएगा। हमारी तीसरी सोर्स ऑक्सीजन की है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। इसे कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। कौन सा मेथड है जिससे हाइड्रोजन परऑक्साइड से आपको ऑक्सीजन मिल सकती है बेटा? उस प्रोसेस का नाम है डीकंपोजिशन। जहां जहां इक्वेशंस वगैरह मैं लिखता हूं वो आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब डीकंपोजिशन क्या मतलब, जरा सुनिए। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिकम्पोज किया जाए तो ये H2O और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये सब कुछ प्रेजेंस में होता है कैटलिस्ट MnO2। ये कैटलिस्ट है, ठीक है। इसका नाम है मैंगनीज 4 ऑक्साइड। ये कैटलिस्ट है। ये हो गई डीकंपोजिशन, याद रखना, सही है। आखिरी लास्ट वन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं उसको। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
वाटर, लीस्ट रिकमेंडेड है ये, मगर पता होना चाहिए। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे बेटा, तो याद करें उस वक्त इलेक्ट्रोलिसिस करते वक्त आपने कैथोड पर एक गैस फॉर्म की थी, एंड दैट वाज हाइड्रोजन। इसी तरीके से बेटा एनोड पर भी एक गैस प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, एंड दैट इज ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं इसकी एक सोर्स वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस भी है, थोड़ा सा एसिड डाल के उसको अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करें तो। ठीक है, तो ये हो गई सोर्सेस ऑफ ऑक्सीजन। एक छोटा सा टॉपिक ऑक्सीजन से रिलेटेड और है, इसके नॉन मेटल से related, वो है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर सैंपल बेटा। ये आपको कभी कभी एटीपी में देता है तंग करने के लिए, कोई मसला नहीं है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर सैंपल। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर सैंपल। अच्छा, अब इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप इसका बैकग्राउंड नहीं समझेंगे ना तो फिर आपको आई डोंट थिंक सो आपसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। जैसे आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, सपोज कीजिए मैं एक कमरे में बैठा हुआ हूँ, मुझे इस कमरे में एयर के अंदर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करनी है। मैं कैसे करूंगा, उसके लिए करेंगे क्या, तो वो तरीका बता रहा हूं। देखें, गैस सिरिंज होती है ग्लास की, और दो गैस सिरिंज आपस में इंटरकनेक्ट कर दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, मुझे थोड़ा बना लेने दे इसको ताकि मैं फिर आपको आसानी से समझा दूं। जैसे सपोज करो बेटा, अगर ओके, ये एक गैस सिरिंज, मैं इसे जरा कंप्लीट कर लूं पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो मेरे साथ साथ बना लो, कोई इशू नहीं है। समझाना शुरू करता हूँ मैं। इसमें प्लंजर, प्लंजर ये जो बीच में होता है उसे प्लंजर कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लंजर। ये मैं उस गैस सिरिंज का प्लंजर बना रहा हूँ। ओके, काफी बेहतर हो गया। ठीक है, ये मैंने एक प्लंजर बनाया, एक और बनाना पड़ेगा मुझे ताकि मेरी बात समझ में आ जाए। ये देखिएगा आप, ओके। डन हो गया। ठीक है, अब जरा बात को समझिएगा। इसे कह रहा हूं गैस सिरिंज ए, और इसे कह रहा हूं गैस सिरिंज बी। देखिए आपस में इंटरकनेक्टेड है। मैंने बहुत साइड पे बना दी ना, थोड़ा सा मैं इसे उस तरफ ले जाऊं। अब ठीक है, देखें गैस रेंज ए और गैस रेंज बी इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ग्लास की बनी हुई है। मैंने क्या किया, इनके एग्जैक्टली बीच में यहां पर एक मेटल रखा।
सपोज जैसे कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहां पे रख रहा हूं कॉपर। अब मुझे इस रूम में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है जिसमें मैं बैठा हुआ हूं। मैंने इस रूम से एक स्पेसिफिक वॉल्यूम कलेक्ट करके इस गैस सिरिंज में डाल दिया। सपोज करो बेटा वो वॉल्यूम था एयर का 80 सेंटीमीटर क्यूब एयर। अब आप कॉन्सेंट्रेट करके अच्छी तरह सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। होगा क्या, जब आप गैस सिरिंज ए का प्लंजर पुश करेंगे तो एयर इस कॉपर के ऊपर से गुजर के बी पे आएगी और बी को पुश करेंगे तो ए पे आएगी। ऐसा करते वक्त आप यहां पर बंसन बर्नर या फ्लेम लगा करके हीटिंग भी करते हैं। अब होगा क्या, जब एयर पुश की जाएगी बी की तरफ और फिर बी से पुश की जाएगी ए की तरफ, तो वो हर दफा कॉपर के ऊपर से गुजर रही होगी। तो होगा क्या, होगा ये बेटा कि कॉपर उस एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती जाएगी और कॉपर ऑक्साइड बनाती जाएगी। कॉपर का अपना कलर होता है पिंक और कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक। जो पिंक कॉपर है वो क्या होता जाएगा, ब्लैक होता जाएगा बेटा। जब आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते जाएंगे, सही है, एक प्लंजर दबाया और दूसरी तरफ भेजा, फिर दूसरी तरफ से पुश किया, इधर भेज दिया, एंड सो ऑन करते रहेंगे, तो बेटा आपकी एयर के अंदर जितनी ऑक्सीजन है वो सब की सब किससे रिएक्ट कर जाएगी, कॉपर से। अब सवाल ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब एयर में मजीद ऑक्सीजन नहीं है। तो सोचो, जब एयर की ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बनाने में कंज्यूम हो रही होगी तो एयर का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा, और अगर एयर का वॉल्यूम डिक्रीज होते 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 कांस्टेंट हो जाए, चेंज ना हो रहा हो, तो इसका मतलब होता है अब एयर में मजीद ऑक्सीजन नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, वो आपसे पूछता है हाउ डू यू नो या हाउ वुड यू मेक श्योर नो मोर ऑक्सीजन लेफ्ट इन एयर, तो कहते हैं फ्रॉम द कलर चेंज। अबे भाई, कलर चेंज तो शुरू में हो जाएगा, कलर चेंज नहीं लिखना, बल्कि रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर कांस्टेंट हो जाता है, ये लिखना है जब आपको पता चलता है कि ऑक्सीजन खत्म हो गई। अब जरा थोड़ी सी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, इससे परसेंटेज कैसे पता चली जरा देखिएगा। देखो बेटा, आपने कहा वॉल्यूम ऑफ एयर, भाई आपने सिरिंज में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर कलेक्ट किया था, 80 सेंटीमीटर क्यूब। 80 सेंटीमीटर क्यूब। भाई रिमेनिंग वॉल्यूम कितना बचा, सपोज कर रहा हूं मैं, ठीक है, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर है सपोज 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप सोचो कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का था, उसमें कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 80 माइनस 64 इज 16 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, 80 सेंटीमीटर क्यूब मैंने एयर कलेक्ट की, उसमें 16 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन थी, तो मैं परसेंटेज कैसे निकालूं, अरे भाई निकाल लूंगा ना, 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर सैंपल जो मैंने निकाली वो कितनी आई है, 20%।
तो इस एपरेटस के जरिए से हम किसी भी जगह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर सैंपल निकाल सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछता है, बहुत आसान क्वेश्चन है वो। जैसे आपसे पूछता है बेटा कि हाउ वुड यू मेक श्योर नो मोर ऑक्सीजन लेफ्ट इन योर सैंपल, तो कलर वाली बात मत लिखना, ठीक है। मैं 2 पॉइंट लिख देता हूं आपके लिए छोटे छोटे। पहला पॉइंट, पहली बात याद रखिएगा, इफ द remaining if the remaining volume of air becomes constant, it shows that no more oxygen left in air sample. नो मोर ऑक्सीजन लेफ्ट इन एयर सैंपल बेटा, ये इस तरह पता चलता है। एक सवाल और आप बच्चों से पूछता है, ये बताओ व्हाट वुड यू डू विद द एपरेटस इफ यू मेजर द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर। उसके साथ करते क्या हो। देखो बेटा, गौर से देखिए, ये ग्लास का एपरेटस है और आप ऑक्सीजन को कॉपर से रिएक्ट करवाने के लिए उसे हीट भी कर रहे हैं। तो बेटा हीट करने पर पूरा ग्लास का एपरेटस हीट अप हो जाएगा। तो आपको लगता है कि हीटेड एपरेटस आपको एक्यूरेट वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग एयर देगा? नहीं देगा, नहीं देगा, एक्सपेंडेड वॉल्यूम देगा। क्यों? क्योंकि आपका ग्लास जो एपरेटस जो है वो हीट अप हो चुका है ना, तो एक्सपेंशन होगी, उसमें एयर भी हीट अप हो चुकी होगी। कभी भी आपको एक्यूरेट वॉल्यूम नहीं देगा, एक्सपेंडेड देगा। तो एक्यूरेट वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग वॉल्यूम मेजर करने से पहले आपको इस एपरेटस को रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन करना पड़ेगा, वरना आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप इसका दूसरी बात याद रखिएगा, बिफोर measuring remaining volume of air, apparatus must be cooled at RTP otherwise heated apparatus will show expended वॉल्यूम ऑफ एयर। सही थोड़ी बताएगा, गलत गलत बताएगा। आखिरी बात आपसे पूछता है, यार ये बताओ जरूरी है कॉपर यूज करें? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है जरूरी। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह, कॉपर की जगह कोई भी ऐसा मेटल यूज कर सकते हैं जो एयर से रिएक्ट करके, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना सकता है, और यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आयरन हो गया, पर रिएक्टिव मत लिख देना, कोई सोडियम वोडियम मत लिखना। बाकी कोई भी मेटल लिख सकते हो, जैसे आयरन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, नो प्रॉब्लम। ये हो गया हमारा एक एक्सपेरिमेंट। एक और एक्सपेरिमेंट है बेटा, वो भी बहुत आसान है, कट हियर,
बताता हूँ, दो तरह के एक्सपेरिमेंट है जिससे आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर सैंपल निकाल सकते हैं। दूसरा देखिएगा बेटा। अच्छा, आप जवाब मत दीजिएगा, लेकिन आप सोचिएगा जरूर ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये एक टेस्ट ट्यूब है। अब देखिए बेटा, और इस टेस्ट ट्यूब में मैं सपोज करो ये मैंने ओके मैंने इसे पानी से भर दिया यहां तक, ठीक है। ये वाटर है। यहां पर आयरन वूल दिया होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए ये है, ये है ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, और इसमें एयर है, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, एयर है। पूरी टेस्ट ट्यूब में क्या है, एयर। ऊपर क्या लगा हुआ है, आयरन वूल। अब जरा बात को समझिएगा हुआ क्या। आपसे बोलेगा अगर इनिशियली वाटर लेवल ये है जहां तक नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ये वाटर लेवल है। तो बताओ एक हफ्ते बाद वाटर लेवल इस टेस्ट ट्यूब में कहां तक राइज अप कर जाएगा, ये पूछता है आपसे। अच्छा, पहले तो लॉजिक समझिए। आप कहते हैं कि 20% ऑफ एयर इज ऑक्सीजन, यही कहते हैं आप। और आप इसे एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज 1/5 ऑफ एयर, कह सकते हैं। एक ही बात है। अब ये दिमाग में रखिएगा और आ जाइए जरा इधर देखें बेटा। ये हो गया, इस टेस्ट ट्यूब के 5 पार्ट हैं, और से देखिए, 1 2 3 4 5। और इस टेस्ट ट्यूब में क्या भरी हुई है, एयर। ऑक्सीजन इज 1/5 ऑफ द एयर। तो वो आपसे पूछ रहा है कि एक हफ्ते बाद इस टेस्ट ट्यूब में वाटर लेवल कहां तक राइज अप हो चुका होगा, ये पूछ रहा है आपसे। द राइट आंसर इज डी, यहां तक राइज कर चुका होगा। क्यों, रीजन सुने। अगर इस टेस्ट ट्यूब के आपने 5 इक्वल पार्ट कर दिए तो एक पार्ट का मतलब हो गया वो ऑक्सीजन है। कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते में, ऑक्सीजन इस आयरन को रस्ट लगाने में यूज हो जाएगी। रस्टिंग यानी इस टेस्ट ट्यूब का 1/5 पार्ट का ऑक्सीजन अगर रस्ट लगाने में यूज हो गई तो 1/5 पार्ट वैक्यूम बन गया ना, वो ऑक्सीजन चली गई रस्ट लगाने में। तो बेटा जहां वैक्यूम बनेगा वहां पे वाटर लेवल राइज कर जाएगा उतना, दैट्स इट। तो 1/5 ऑक्सीजन का मतलब ये हो गया कि 1/5 ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई, उस जगह पे वैक्यूम बन गया, वैक्यूम बन गया, लेवल राइज कर जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये दो एक्सपेरिमेंट्स है फॉर ऑक्सीजन परसेंटेज। इस तरह भी दे सकता है बेटा, और इस तरह आयरन वूल लगा के भी दे सकता है।
आखिरी बात अबाउट ऑक्सीजन, आपसे यूजेस पूछता है ऑक्सीजन के। अच्छे अच्छे यूजेस बताएं बेटा। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट यूज बेटा, रिस्पायरेशन। अच्छा, मार्किंग स्कीम में रिस्पायरेशन को अलग अलग तोड़ के भी लिखा होता है, लेकिन उन सब का मतलब सेम होता है। मतलब यूज्ड इन हॉस्पिटल ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो होते हैं वो भी रिस्पायरेशन के लिए होते हैं। सही ना, हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है सिलेंडर फॉर्म में, एक ही बात है। इसके अलावा बेटा डाइवर्स जो होते हैं पानी में, जो नीचे तक जाते हैं मछलियों से हाथ वाथ मिला के आते हैं, डाइवर्स बोल रहा हूँ ना, ड्राइवर्स, ठीक है। और वो जो चांद वांद पे जाते हैं मट्टी वट्टी लेके आते हैं वहां से, क्या बोलते हैं उनको, एस्ट्रोनॉट्स, वो सब भी अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं ना बेटा, तो हम उससे बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। नंबर टू, कंबशन। किसी भी चीज को जलाओगे बेटा तो ऑक्सीजन तो चाहिए होगी, इसके बगैर कंबशन नहीं होती। इसके अलावा बेटा कांटेक्ट प्रोसेस में भी यूज होती है ऑक्सीजन, लिख सकते हैं। इसके अलावा फ्यूल सेल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल में यूज होती है। इसके अलावा जो अंडर वाटर वो होती है, वेल्डिंग होती है, ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग कहते हैं उसको, ठीक है। ये अंडर वाटर होती है वगैरह। आपको कोई भी अच्छा यूज जो भी याद आ रहा हो बेटा आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हमारा ऑक्सीजन यानी थर्ड नॉन मेटल खत्म। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन और पोल्यूशन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।